अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई एक्सेल। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4-5 कोई प्रॉपर्टीज़ है तो उनका हमने देखना है कि उनको हमने डिफ़ाइन भी करना है, उनको डिस्कस भी करना है और साथ में पीरियोडिक टेबल के अंदर उनके ट्रेंड्स को भी देखना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 9th क्लास केमिस्ट्री का हम चैप्टर 3 जो है उसका सेकंड हाफ को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमने 9th केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको स्टार्ट कर रखा है, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास जो 4-5 प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी है? एटॉमिक रेडियस या साइज़, फिर आयनाइजेशन एनर्जी है, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और लास्ट में क्या है? शील्डिंग फैक्टर है। मतलब इन सारी चीज़ों को हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सेम बॉन्डेड एटम्स। ठीक है जी। तो एटॉमिक रेडियस या साइज एक ही चीज़ होती है, वो क्या है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सेम बॉन्डेड एटम्स। दो बॉन्डेड एटम्स और कौन से होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का है तो दूसरा भी कार्बन का होना चाहिए, अगर ये हाइड्रोजन का है तो दूसरा भी हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो दोनों सेम बॉन्डेड एटम्स जब आपस में बॉन्डेड होंगे तो एक का न्यूक्लियाई और दूसरे का न्यूक्लियाई, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियानी फासला होगा, उसको हम हाफ पे डिवाइड कर दें तो एक का क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। और रेडियस को ही हम क्या कहते हैं? साइज कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है जी। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है बाहर क्या मौजूद होते हैं? ऑर्बिट्स। क्या मौजूद होते हैं? ऑर्बिट्स। अब ये जो ऑर्बिट्स है, जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उसका न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है ना, उसको हम एटॉमिक रेडियस कह सकते हैं एक मायने के अंदर। लेकिन होता क्या है? बाजुकात क्या है? हमेशा ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डुअल नेचर होती है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है जी। जब वो वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा तो क्या होगा कि वो ऐसे हरकत कर रहा होगा। ठीक है जी। जब वो ऐसे हरकत कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर होगा तो रेडियस कुछ और होगा और यहाँ पर होगा तो रेडियस कुछ और होगा। डेफिनेटली ये वाला जो रेडियस है इसको हम R1 कह देते हैं और ये वाला R2 कह देते हैं। डेफिनेटली R1 जो है वो R2 से कम है। ठीक है जी। तो मतलब रेडियस के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, तब्दीली आ रही है। ठीक है जी। जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? एक अनदर टेक्निक, अनदर अप्रोच हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है कि हम दो सेम बॉन्डेड एटम्स को इकट्ठा जोड़ देते हैं। ठीक है जी। और दोनों का जो न्यूक्लियाई, अब यहाँ पर देखो कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो उस वाला है। ठीक है जी, ऑर्बिट्स वाला। अब हम करते क्या है कि यहाँ पर एक और जो न्यूक्लियस है उसके साथ सेम बॉन्डेड एटम वाला, मतलब कि उसके पास भी दो ही ऑर्बिट हो गए, तो एक और दूसरा ऑर्बिट यहाँ पर क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा जब बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम करते क्या है कि इसका टोटल फासला मालूम कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। तो अब हम करते क्या हैं कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, मतलब दोनों न्यूक्लियाई के जो दरमियानी फासला है उसको हाफ कर देते हैं। तो हाफ कैसे करेंगे? बटा 2 कर देंगे और ये क्या आ जाएगा? 10 मीटर। तो एक का जो रेडियस आ जाएगा यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो फासला है वो 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। आगे है जी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो हमें देना पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके उलट है। एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल। ठीक है जी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो एनर्जी हमें रिजल्ट के तौर पर बाहर निकलेगी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात को समझना है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएंगे, और कौन सा रिमूव करवाना है? हमारे पास बाज़ औक़ात ऑर्बिट्स के अंदर वैलेंस शेल, फॉर एग्जांपल ये है इसकी बात कर लेते हैं। वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 5 में से कौन सा निकालना है ये भी क्वेश्चन होता है। तो वो क्या है
कि लूजली इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लूज इलेक्ट्रॉन होगा उसको हमने क्या करना है, निकालना है। तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। और जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर आएगा, ठीक है जी, तो उसके बाद जो एनर्जी खारिज होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाज़ औक़ात जब एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसके बॉन्ड जो बनता है वो किस वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से बनता है। ठीक है जी। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है और क्या बना है, बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि इसके ये जो एटम है इसके पास भी क्या मौजूद होगा, न्यूक्लियस मौजूद होगा, और इस एटम के पास भी न्यूक्लियस तो डेफिनेटली मौजूद ही होगा। तो न्यूक्लियस में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, किस वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। तो ये जो प्रोटॉन्स है ये भी बॉन्डेड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला जो न्यूक्लियस है ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ रही है कि जो एटम है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये हम देख लेते हैं कि द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, क्या चीज, द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर रहे हैं, द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन, अब न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि इस पर ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगाएगा, न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगाएगा। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि वो करीब आ जाएगा। ठीक है जी। अब होता क्या है, ये जो अट्रैक्शन है ये बाज़ औक़ात कम हो जाती है। वो फैक्टर्स क्या है कि ड्यू टू शील्डिंग ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू शील्डिंग ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये क्या है कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो शील्ड करते हैं। शील्ड का मतलब क्या होता है कि बाज़ औक़ात बीच में एक दीवार आ जाती है, दीवार से क्या होता है कि सही तरीके से असर अप्लाई नहीं होता, अट्रैक्शन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी। तो शील्डिंग का क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात बीच में कोई दीवार वगैरह आ गई है जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस ने लगानी थी वो अपनी फुली फोर्स नहीं लगा रहा, थोड़ी बहुत कम हो गई है। ठीक है जी। और वो किस वजह से हुई है, शील्डिंग ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। बाज़ औक़ात इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो दीवार के तौर पर आ गए हैं, और दूसरा केस क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, नेगेटिव, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज ही हो गया क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव कर जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। जब पीछे हो गया है तो जो अट्रैक्शन है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के करीब होगा तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगी, जब दूर चला जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है कि अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो दो फैक्टर है, एक तो शील्डिंग हो गई है, वो तो डेफिनेटली सी बात है कि बीच में अगर दीवार आ गई है, और दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पीछे चले जाते हैं और अट्रैक्शन जो है वो क्या लगेगी, कम लगेगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थे 5 फैक्टर्स या 5 प्रॉपर्टीज जो कि हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ने थे। ठीक है जी। और सबको हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं इनका जो ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल के अंदर, मतलब पीरियड के अंदर ये कम या ज़्यादा होते हैं या ग्रुप्स के अंदर कम या ज़्यादा होते हैं, ये हमने देखना है कि किस तरह इनका ट्रेंड है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं, देन उसके बाद हम ग्रुप्स की बात करेंगे। तो इन ग्रुप्स और पीरियड से पहले आपको 3 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। कौन कौन से, नेट न्यूक्लियर चार्ज, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी।
और सबका हमने रिलेशन बनाना है किसके साथ, अट्रैक्शन के साथ, क्योंकि अट्रैक्शन से फिर हम बता सकते हैं कि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है जी, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है, न्यूक्लियस जो है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वो वैलेंस शेल को ज़्यादा खींचेगा और जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से क्या कर सके, हम निकाल सके, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब अपने ही इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी और अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, और जितनी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब साइज कम हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब अपने ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, डेफिनेटली सी बात है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, मतलब जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की सलाहियत क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है जी। तो अट्रैक्शन से हम रिलेशन बनाएंगे सारी चीजों का, और पहले हमें पता होना चाहिए कि अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, नेट न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन्स जो है वो जितने बढ़ते जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी बात क्या है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। जब शेल हम मजीद ऐड करेंगे तो क्या होगा कि डेफिनेटली सी बात है, जैसे हम इस केस में देख रहे हैं कि जब शेल ऐड करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पीछे चले जाएंगे, मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, पीछे चले गए हैं, और जब पीछे चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। और शील्डिंग इफेक्ट का अभी मैंने बता दिया कि बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो शील्ड बना देंगे, जिसकी वजह से अट्रैक्शन डेफिनेटली सी बात है कम हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी बात। तो तीन फैक्टर्स आपने देखने हैं, नेट न्यूक्लियर चार्ज, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल और शील्डिंग इफेक्ट। इन तीनों चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है और बाकी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। तो हम पीरियड की पहले बात स्टार्ट करते हैं। तो पीरियड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है हमारे पास। तो मैंने सबका स्ट्रक्चर बना दिया है। तो सबके अंदर क्या है, प्रोटॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एक 1 बाय 1 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। और न्यूट्रॉन जो है वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर आपने कर लेना है। 4 - 3 क्या हो जाएगा, 7 - 3 क्या हो जाएगा, 4, 9 - 4 5, 9 - 4। तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन जो है क्या हो गए, 4 हो जाएंगे और न्यूट्रॉन जो है वो 5 हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब इसके अंदर भी प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं 5 और जो न्यूट्रॉन है वो 6 हो जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, जो एटॉमिक मास कितना है 12 और एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो 12 - 6 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 14 है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 14 होता है। तो 14 - 7 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। और जो 16 - 8 कितना आ जाएगा, 8 और 19 - 9 कितना आ जाएगा, 10 और 20 - 10 कितना आ जाएगा, 10। तो जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो आप ऐसे मालूम कर सकते हैं कि एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो वो एटॉमिक जो न्यूट्रॉन नंबर है वो बता देगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको फिलअप कर लेना है, और इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने का तरीका आगे चल के हम देखेंगे भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बल्कि पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ भी लिया है, ठीक है जी। तो वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपने उसी के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें फैक्टर पीरियड के अंदर कैसे चेंज हो रही है। अब अगर हम देखें तो नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोटॉन्स की जो तादाद है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो रही है। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो जो ग्रुप्स की बात करें, ठीक है जी, हम कहते हैं कि यहाँ पर पीरियड की बात कर लेते हैं, पीरियड, और यहाँ पर हम ग्रुप्स की बात कर लेंगे। तो पीरियड की अगर हम बात करें तो जो नेट न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हो जाएगी बात। पहला फैक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल जो है वो मजीद ऐड नहीं हो रहे। यहाँ पर भी 2 शेल थे, यहाँ पर भी 2 शेल है, यहाँ पर भी 2 शेल है, यहाँ पर भी, तो आगे मजीद जो है ना वो शेल ऐड नहीं हो रहे। तो ये फैक्टर तो वैसे ही ऐड ही नहीं हो रहे, तो ये फैक्टर अप्लाई नहीं होगा, तो 0 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब तीसरा फैक्टर क्या है, शील्डिंग इफेक्ट।
अब बीच में जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी, तो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उनको इनर शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये चेंज नहीं हो रहे तो ये भी फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये भी फैक्टर अप्लाई नहीं होगा और ये भी फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ एक फैक्टर है जो कि क्या है, नेट न्यूक्लियर चार्ज, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो पीरियड के अंदर जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सी बात है कि जब अट्रैक्शन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं न्यूक्लियस, तो साइज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, जब ज्यादा अट्रैक्शन है तो एनर्जी जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जितना ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेगा उतना ज्यादा ही एनर्जी वो देगा वापिस। ठीक है जी। और अपने इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो दूसरे वाले जो बॉन्डेड पेयर होगा उसको भी खींचेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो मतलब साइज जो है पीरियड के अंदर कम होता है और बाकी तीनों फैक्टर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो तीनों फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे अभी। तो ग्रुप्स के अंदर पहले देखते हैं नेट न्यूक्लियर चार्ज। नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, 3 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन, मतलब जो ग्रुप्स के अंदर पहला फैक्टर है वो बढ़ रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, शेल मजीद ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, मतलब शेल जो है ऐड हो रहे हैं और ये इन्वर्सली रिलेट कर रहा है अट्रैक्शन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में, मतलब कम हो रही है अट्रैक्शन इससे। फिर उसके बाद तीसरा जो फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं या नहीं हो रहे। वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बीच में क्या आ गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर 10 हो गए हैं और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर शेल के बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगी और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन जो है, अब यहां पर अगर हम देखें तो एक फैक्टर की वजह से इंक्रीज हो रही है और 2 फैक्टर की वजह से डिक्रीज हो रही है। तो जो ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से अट्रैक्शन डिपेंड करेगी। तो 2 फैक्टर की वजह से डिक्रीज हो रही है तो मतलब अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगी। और जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगी तो क्या होगा कि साइज जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को सही तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और वो पीछे चले जाएंगे, तो साइज क्या हो जाएगा, कम बढ़ जाएगा। ठीक है जी। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से ग्रिप नहीं कर रखी तो उसको निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद जब अपने ही इलेक्ट्रॉन को अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा और अच्छी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अच्छी एनर्जी भी हमें नहीं देगा। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद जब अपने ही इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो बॉन्डेड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी अच्छी तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगा, मतलब कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी और आयनाइजेशन एनर्जी भी। तो एक फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा और बाकी 3 फैक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट 4 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, और उसका भी हम कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर के अंदर काफ़ी सारा सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।